Hello student, this is Dr. Shweta Bagre, Assistant Professor, Department of Education at Graduate School College for Women, जमशेदपुर। हमने लास्ट लेक्चर में गणित शिक्षण की विधियों के अर्थ और शिक्षण विधि और प्रविधि में अंतर देखा था। आज हम उसी का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम गणित शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे और उसका चयन करने में किस तरह की सावधानियाँ रखनी है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कुछ कारक होते हैं जो शिक्षण विधियों को प्रभावित करते हैं, उनको ध्यान में रख के ही हमको शिक्षण विधियों का चयन करना होता है। तो वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला है शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित कारक, फैक्टर रिलेटेड विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण उद्देश्य की उपयोगिता और व्यवहारिकता शिक्षण विधि के चयन करते समय प्रभावित करती है। मतलब हमको देखना है कि हमारा शिक्षण उद्देश्य किस तरह का है, उस तरह के हमको शिक्षण विधि का चुनाव करना है। मतलब एक पर्टिकुलर विधि का चुनाव करते समय एक टीचर को शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण जो बच्चे हैं उनके मानसिक स्तर, उनकी रुचियाँ, दृष्टिकोण को ध्यान में रख के ही करना होता है। तभी वो विधि एक प्रभावशाली विधि सिद्ध होगी और उसका उपयोग प्रभावशाली होगा। तो मेन ये है इसमें कि शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आपको शिक्षण विधि चूज़ करनी है। नेक्स्ट है फैक्टर रिलेटेड विद कंटेंट, विषय वस्तु से संबंधित कारक। मतलब एक कंटेंट ही ऐसा साधन होता है टीचर के पास जिसका कम्युनिकेशन करके टीचर जो भी आपका पढ़ाना है वो पढ़ाता है। इसलिए विषय वस्तु की जो प्रकृति है, उसका स्तर है, वो शिक्षण विधि के चुनाव करने में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम जो होता है वो एक्टिविटी सेंटर्ड होता है, लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस है। तो इस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जिससे कि उनकी विषय वस्तु इस तरह की हो जिससे कि बालक अधिक से अधिक सीख सके और उनका अधिगम प्रभावशाली हो सके। तो ये विषय वस्तु भी एक संबंधित कारक हुआ उसका। नेक्स्ट है फैक्टर रिलेटेड विद टीचर्स, अध्यापक से संबंधित कारक। तो जो भी आपकी टीचिंग प्रोसेस होती है उसमें सबसे अधिक मेन रोल टीचर का होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षण विधियों के माध्यम से और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। तो अध्यापक का जो कम्युनिकेशन पावर है, उसके पास जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, समय है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की विधि का चूज़ करें। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि शिक्षक कुछ अगर ऐसा है कि शिक्षक की क्षमता कम है, उसमें विषय का ज्ञान कम है, उसको व्यावसायिक मतलब प्रशिक्षण नहीं मिला है, तो उसका कार्य पे वो प्रभावित करता है। वो फिर अपने जो भी विधि चूज़ करेगा, जो भी पढ़ाने के लिए विधि का प्रयोग करेगा, तो उतना अधिक प्रभावशाली ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा। इसलिए आवश्यक है टीचर को अपने विषय का ज्ञान अच्छे से हो और उसके पास जो उपलब्ध साधन है, सुविधाएं हैं, उसका उपयोग करते हुए भी वो विधि का चूज़ करे। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थी से संबंधित कारक, फैक्टर रिलेटेड विथ स्टूडेंट। मतलब जो शिक्षण विधि का केंद्र होता है वो स्टूडेंट ही होता है। जो भी आपको पढ़ाना है उसका सेंटर पॉइंट क्या है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट की ही मानसिक योग्यता, उनकी रुचि, उनकी सीखने की इच्छा, उनका दृष्टिकोण किस तरह का, एटीट्यूड किस तरह का है, वो सब शिक्षण विधि के चयन को प्रभावित करता है। इसलिए जो भी टीचर है वो किसी भी विशेष विधि का चयन करने से पूर्व क्या करना होता है, उसको स्टूडेंट के इन सब बातों पे ध्यान रख कर ही उसको विधि का चयन करना होता है। तो ये 4 कारक होते हैं जो शिक्षण विधियों को प्रभावित करते हैं। तो इनको ध्यान में रख के ही टीचर को शिक्षण विधि का चयन करना होता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षण विधि के चयन करने में सावधानियाँ क्या क्या रखनी होती है। प्रिकॉशन वाइल सेलेक्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग। सबसे पहला है कि शिक्षण विधि का उद्देश्य बालकों को अधिक से अधिक ज्ञान देना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस प्रकार की भी शिक्षा देनी चाहिए कि वे स्वयं के प्रयासों से किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मतलब क्या है कि उद्देश्य आप जब निर्धारित कर ले रहे हैं तो उसका उद्देश्य आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अधिक से अधिक उनको ज्ञान देते रहें, बहुत ज़्यादा पढ़ा डालें।
उनका मतलब मेन ऑब्जेक्ट ये है, मेन एम ये है कि उनको इस तरह का नॉलेज देना है कि वो अपने खुद के प्रयास से भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। मतलब लर्निंग बाय डूइंग, और एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुद के प्रयासों से सीखें। नेक्स्ट है, शिक्षक को ऐसी विधि का चयन करना चाहिए जिससे बालकों में वांछित मूल्यों, उचित दृष्टिकोणों और कार्य करने की आदतों का भी निर्माण हो सके। तो ऐसी विधि का चयन करना है जिससे कि बालकों के जो हम चाहते हैं, जिस तरह की उनकी एक्टिविटी हो, जिस तरह के मूल्यों का विकास हो, उनका एटीट्यूड किस तरह का हो, उनमें जो कार्य करने की आदत है वो विकसित हो। तो ऐसी विधि का चयन करना है हमको जो ये सब करने में हमको मदद करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षण विधि द्वारा बालकों में विभिन्न कौशल, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास विकसित होना चाहिए। तो जो हम शिक्षण विधि चूज़ करते हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों में बहुत सारे कौशल का विकास हो, स्किल्स डेवलप्ड हो, ईमानदारी आए, उनमें आत्मनिर्भरता हो जिससे वो स्वयं कर सके, आत्मविश्वास पैदा हो जाए जिससे उनको विश्वास हो कि नहीं हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के शिक्षण विधियों का चयन करना होगा हमको। नेक्स्ट है हमारा कि बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षक को विधि विशेष का प्रयोग में लाना चाहिए। एक कक्षा में बहुत सारे तरह के बच्चे होते हैं, कुछ औसत होते हैं, कुछ मंद होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं, और कई बच्चे अपनी कुशलताओं और मानसिक शक्ति और गति के अनुसार सीखना चाहते हैं। इसलिए जब शिक्षण विधि का चूज़ किया जाता है तो टीचर को अपने बालकों का स्तर ध्यान में रखना चाहिए कि उसके क्लास में किस तरह के बच्चे ज़्यादा हैं, किस तरह के बच्चे हैं कि जो निम्न लेवल के हैं या जिनका बौद्धिक स्तर कम है। तो उस तरह की शिक्षण विधि चूज़ करना है जिससे कि सारे बच्चे को लाभ मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बालकों को समूह में एक साथ कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। मतलब ऐसी विधि भी चूज़ करनी चाहिए टीचर को जिससे कि बालकों को, जो भी स्टूडेंट है, उनको क्लास में एक साथ काम करने का अवसर मिल सके। मतलब वो ग्रुप में कुछ चीज़ सीखे। कई बार ये होता है कि ग्रुप में हम जब बच्चों को कुछ चीज़ करने देते हैं तो कुछ होता है कि बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन दूसरा उसी ग्रुप का बच्चा वो कर लेता है। तो कई बार बच्चे एक दूसरे को देख के भी सीखने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए अवसर दिया जाना चाहिए उनको कि एक साथ भी काम करें। नेक्स्ट है कि गणित में मौखिक बातों और कंठस्थ करने वाली क्रिया पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब गणित एक कठिन विषय समझा जाता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कि आप याद कर लीजिए, गणित को आप मौखिक रूप से समझा दीजिए, ये नहीं है। तो गणित को इस चीज़ पे बल नहीं देना है हमको, ऐसी विधि का चूज़ नहीं करना है जिससे सिर्फ आप मौखिक समझा रहे हैं या उनको सिर्फ याद करने के लिए दे दे रहे हैं कि आप याद करके ये हमको बताइए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी विधि नहीं चूज़ करनी है हमको। नेक्स्ट है कि ऐसी विधि का चयन करना है जिसके द्वारा दिया गया ज्ञान उद्देश्यपूर्ण, मूर्त और वास्तविक हो। मतलब ऐसी टीचिंग मेथड चूज़ करनी है हमको जिसके द्वारा जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी उनको ज्ञान दे रहे हैं, वो उद्देश्यपूर्ण हो, जो उनके काम का हो, जो रियल लगे उनको। मतलब कॉन्क्रीट रूप में उनको देना है जो भी आप नॉलेज उनको देना चाह रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जिससे उनको अच्छे से समझ आ सके और आपके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। आपका उद्देश्य क्या रहता है कि बच्चों को सर्वांगीण विकास करना, उनका जो आपका उद्देश्य है उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको ऐसी विधि का चूज़ करना है जिससे कि आपका उद्देश्य भी पूर्ण हो, मूर्त भी लगे और वो वास्तविक भी लगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ऐसी विधि का चयन करना चाहिए जिससे बालकों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान को उपयोग में लाने के लिए उचित अवसर मिल सके। तो जो भी आपने पढ़ाया है बच्चों को वो इस तरह का हो, वो उस तरह से सीखें कि वो आगे भी उसका प्रयोग कर सके, और उनको वो चीज़ प्रयोग करने के लिए, उसका उपयोग में लाने के लिए भी आपको अवसर देना चाहिए बच्चों को कक्षा में। तो ऐसी विधि का चयन करना है जिससे बालकों को जो भी पढ़ाया है, जो भी उनको आपने सिखाया है, उसका उपयोग वो कक्षा में कर सकें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जब हमको शिक्षण विधियों का चयन करना है, तो इनको ध्यान में रखना है। आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। आगे के लेक्चर में हम
देखेंगे कि शिक्षण विधियों के प्रकार कौन कौन से हैं और फिर उसको लेते हुए एक एक विधियों को हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।